एनर्जी ऑफ एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन nth ऑर्बिट कितनी होती है? -13.6 Z²/n²। ये किन के लिए है? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम्स कौन से होते हैं? जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हीलियम प्लस हो गया, लिथियम 2+ हो गया, या बेरियम 3+ हो गया। ठीक, इस तरह से। तो एनर्जी इन nth स्टेट, एनर्जी ऑफ एटम क्या होगी जब इलेक्ट्रॉन nth स्टेट में है? तो ये है। अच्छा, अब इसमें ये एक्चुअली ये भी डिफाइन करता है कि क्यों एटम्स जो है वो स्टेबल होता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन एटम है, उसमें एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब उसमें क्या हो, अगर इनको मैं इंफिनिटी पे ले जाता, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन अगर इंफिनिटी में होते तो इनके बीच में एनर्जी कितनी होती? 0। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती? 0। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे और ये घूमते भी क्या, ठीक, तो उस वक्त एनर्जी 0 होनी थी। अब कितनी एनर्जी है? नेगेटिव है। तो एनर्जी कम है ना, तो हमेशा स्टेबिलिटी कहां होती है? जब एनर्जी लेस होती है। तो इसलिए ये स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करता है, नेगेटिव जो है ये स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करेगा। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे तो उनके बीच में क्या, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस, जैसे हम बोलते हैं, तो उस हिसाब से भी कितनी हुई? 0 ही हुई। तो टोटल एनर्जी 0, यहां नेगेटिव है, ये कम है, इसलिए स्टेबल है। अच्छा, अब इसमें हम जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, फोटोन गिरते हैं एटम्स पे या मटेरियल पे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक्साइट हो जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में, हायर एक्साइटेड स्टेट में, और फिर वो कम बैक करते हैं, ट्रांजिशन होती है टू लोअर एक्साइटेड स्टेट, तो फोटोन रिलीज होता है। तो उस फोटोन की वेवलेंथ भी हम निकाल सकते हैं। मान लो ये m से हायर एनर्जी स्टेट n से m में चला गया, तो EM माइनस, अब हम जानते हैं हायर एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो n से मान लो m स्टेट में चला गया, तो EM माइनस EN कितना हो जाएगा? EM कितना हो जाएगा? यहां m आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 13.6 Z² 1/n² माइनस 1/m²। ये आ गए, ठीक, ये EM माइनस, और ये क्या होगी? एनर्जी ऑफ फोटोन, जो जब ट्रांजिशन होती है हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर में आता है, ये ऐसे हायर से ये लोअर में आ गया ऐसे, ठीक, सेकंड से मान लो 1 में आ गया, 3 से 1 में आ गया, तो फोटोन रिलीज होता है इस एनर्जी का, उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन हम जानते हैं कितनी होती है? c/λ। तो यहां से वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, तो 1/λ कितना हो जाएगा? दिस इज वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन दिस ट्रांजिशन हैपेंस। तो ये हो गया 13.6 Z²/hc हो गया, और ये 1/n² माइनस 1/m² आ गया। अब इसमें क्या है? दिस वैल्यू ये r के इक्वल हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट, डिनोटेड बाय r। इसकी वैल्यू कितनी है? 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स ये होती है। तो 1/λ कितना आ गया? rz² 1/n² माइनस 1/m²। तो अब ये एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, पोटेंशियल एनर्जी कब भी हमने निकाल ली थी, ट्वाइस ऑफ En होता है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मॉड ऑफ En, और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ हो जाता है, ठीक है। तो ये हम निकाल चुके हैं, ये और ये फोटोन की वेवलेंथ भी निकाल ली। ये सारे फॉर्मूलेस कब निकाले हमने? जब न्यूक्लियस जो होता है उसको हमने हिंज मान रखा था। हिंज मानना मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एज सेंटर, और न्यूक्लियस पे ही सेंटर ऑफ मास मान लिया हमने। अगर ये मासेस कंपेरेबल होते तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे, न्यूक्लियस को हिंज नहीं मान सकते, फिर दोनों रोटेट करेंगे अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। तो अगर ऐसा हो जाए तो ये सारे फॉर्मुलेस क्या मान के निकले हुए हैं सब? व्हेन न्यूक्लियस इज हिंज, मतलब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास न्यूक्लियस पे ही है, और न्यूक्लियस मूव नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अबाउट दिस न्यूक्लियस। लेकिन कई बार क्या होता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कंपेरेबल हो सकता है, जैसे हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, जैसे m और 2m हो जाए मान लो, तो कैसे मूव करेंगे? तो उसमें फॉर्मुलेज ये सब अलग हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। जैसे मान लो, वैसे एक्चुअल में तो ये न्यूक्लियस पे नहीं होता, थोड़ा तो इधर होता होगा सेंटर ऑफ मास। तो अगर मान लो ये न्यूक्लियस था और ये इलेक्ट्रॉन है, अगर हम एग्जैक्ट निकालना चाहें कि भाई दोनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया? ये दूरी हो गई Rn, ये क्या है? सेंटर ऑफ मास। तो ये दूरी हो गई Rn, और ये दूरी कितनी हो गई? ये दूरी कितनी हो गई? Re, ठीक। सेंटर ऑफ मास को मान लेते हैं ओरिजिन पे है,
तो ये दोनों घूमेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इसकी एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में, हम वहां पे आप पढ़ सकते हैं, सेम एक्सप्लेनेशन यहां पर। अच्छा, तो अब ये न्यूक्लियस है, ये है। अब हम बोल सकते हैं कि आर, दिस पूरा डिस्टेंस इज आर, तो ये आर किसके इक्वल हो गया, आर एन प्लस आर ई के, ये हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी, दोनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के जेड ई ये प्रोवाइड करेगा दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड सेंटर ऑफ मास। तो के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ओमेगा स्क्वायर, और आर ई आएगा यहां पे। ठीक, ये दूरी कितनी है, आर ई, तो सेंटर ऑफ मास के बहुत इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो ये लिखना पड़ेगा, और आर इज इक्वल टू ये है, और सेंटर ऑफ मास है ये, तो सेंटर ऑफ मास चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि एम आर एन इज इक्वल टू एम आर ई, दिस इज मास ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी होगा बिकॉज सेंटर ऑफ मास से ये रिलेशन मिलता है हमें, एम एन आर एन इज इक्वल टू एम ई आर ई, एम ई ओमेगा स्क्वायर आर ई। अच्छा, अब यहां से ये इक्वेशन मान लो 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, तो मैं क्या यहां से आर एन को निकाल लेता हूं और यहां पुट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, आर एन को निकाला, आर एन आ गया यहां से, दिस इंप्लाइज दैट आर एन इज इक्वल टू एम ई आर ई अपॉन एम एन, ये आ गया। इसको मैंने यहां पुट कर दिया, तो वी गेट आर इज इक्वल टू एम ई आर ई अपॉन एम एन मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस आर ई। तो यहां से मैंने आर ई कॉमन ले लिया इसमें, तो दिस इंप्लाइज दैट आर ई एम ई प्लस एम एन अपॉन एम एन आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू आर। यहां से क्या निकाल लूं, आर ई निकालना है मुझे, तो ये पुट करना है, तो आर ई कितना आ गया, आर ई कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट आर ई इज इक्वल टू एम एन आर अपॉन एम ई प्लस एम एन, ये आ गया। अब इसको यहां पुट कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ई ओमेगा स्क्वायर, और आर ई एम एन आर अपॉन एम ई प्लस एम एन, ये आ गया। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज अगर मैं इसको करूं तो क्या मिल जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ई ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो एस को मैं लिख सकता हूं एम ई इंटू एम एन अपॉन एम ई प्लस एम एन ओमेगा स्क्वायर, और आर, इसको म्यू बोल देता हूं मैं, दिस इज कॉल्ड म्यू, एंड दिस इज रिड्यूस मास, दिस इज कॉल्ड रिड्यूस मास। अभी ये हमने निकाला है रिलेशन, जब हमने माना कि दोनों सेंटर ऑफ मास के बहुत चक्कर काट रहे हैं। अब यहां से इससे क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाला मास मान लो और न्यूक्लियस को फिर से हिंज कर दो, और यहां पर जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो मास था इलेक्ट्रॉन का, इसको रिड्यूस मास से रिप्लेस कर दो म्यू, और ये अब इसी के अक्रॉस रोटेट करेगा, तो सेम आंसर वी गेट। क्योंकि अब क्या लिखोगे, एम ई को म्यू लिख दिया, और म्यू इज रिड्यूस मास, एम ई की जगह मान लो यहां रिड्यूस मास म्यू था, ठीक, और ये अब हिंज न्यूक्लियस के अबाउट ही रोटेट कर रहा है, तो ये सेम हो गया कि आर एम ई होता और वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता। तो दिस इज बेसिकली अ ट्रिक टू सॉल्व इजीली, कि रिड्यूस मास ले लो और उसको जो हैवियर मास है, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है, उसी के अबाउट रोटेट करा लो, ठीक। तो ये एक अच्छी ट्रिक है, तो यहां ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है, यहां से ये आ गया। अब देखो, अब मैं प्रूव कर सकते हैं कि ये करेक्ट भी है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक मास m है, एक मास 2m है, एक मास मान लिया मैंने m, ये मान लो 2m ले लिया, ये मास ले लिया m, और ये जिस दोनों के बीच में दूरी r है, ठीक। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड ओमेगा, ये दोनों रोटेट करेंगे ना, 2mb और mb, फाइंड ओमेगा ऑफ बोथ, ठीक है, पहला।
सेकेंड बोल दिया फाइंड v ऑफ m and 2m एंड फाइंड टाइम पीरियड ऑल्सो। टाइम पीरियड ऑफ m and 2m सेम ही आएगा वो तो, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन में, और ओमेगा भी दोनों की सेम होती है जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करते हैं। ये हम निकाली भी थी हमने और उसका रीजन सब पढ़ा था, तो हम उसको देख सकते हैं क्या रीजन होते हैं। अच्छा, अब इसमें कैसे करें? पहले मैं मान लेता हूं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूव कर रहे हैं, दो रोटेट कर रहे हैं, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? r/3। सेंटर ऑफ मास निकालना हम जानते हैं, सेंटर ऑफ मास चैप्टर में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। तो सेंटर ऑफ मास से इस मास की दूरी कितनी होगी? r/3, और इसकी दूरी कितनी होगी? 2r/3। दिस इज 2r/3। ठीक, इलेक्ट्रॉन ये मास m की जो कम वाला मास है वो 2r/3 दूरी पे होगा सेंटर ऑफ मास से। अच्छा, अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है G इंटू 2m इंटू m अपॉन r स्क्वायर, दिस इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू बोथ अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो अगर m का हम देखें तो कितना हो जाएगा? mv²/r। सो अब इसको mv²/r, तो m ये हो गया, एक्चुअली m ओमेगा² कर देता हूं, m ओमेगा² 2r/3 ऐसे लिखना पड़ेगा। लिखोगे कि नहीं? अभी मैं कर रहा हूं डायरेक्ट, और फिर मैं दिखा दूंगा कि μ1 के भी आंसर सेम आता है। तो m ओमेगा² 2r/3 हो गया। ठीक है, अभी मैं ये सारे पार्ट्स निकाल रहा हूं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जो कि करेक्ट है, एक्चुअल में ऐसे ही हो रहा है। फिर मैं इसको रिड्यूस मास ले लूंगा, कम वाले को क्या ले लेते हैं हम? रिड्यूस मास, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ये m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और तब मैं ये सारे रिजल्ट निकालूंगा तो सेम आएंगे, देखना। अभी यहां से क्या आ जाएगा? यहां से क्या मिलेगा? देखो, m से m कैंसिल हो गया, और ओमेगा² कितना आ जाएगा? G 2m, 2m है ना ये, m ओमेगा, और 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो G 3m आ गया अपॉन G 3m। अच्छा, G 3m अपॉन कितना हो गया? r³ हो गया ना, और इसका अंडर रूट आ गया। ठीक है, ओमेगा मेरा ये आया, और वेलोसिटी ऑफ m कितना हो जाएगा? r ओमेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो 2r/3 ओमेगा, ओमेगा ये है, और v ऑफ 2m कितना हो गया? r/3 ओमेगा, और टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? टाइम पीरियड वुड बी, टाइम पीरियड कितना होगा? 2πr को ट्रेवल करने में कितना लगेगा? 2πr/3, 2πv। देखो, अगर यहां से निकाल रहे हैं तो ये लेना पड़ेगा, तो इतने मीटर तो 1 सेकंड में हो गए हैं, 1 मीटर इतने सेकंड में होगा, तो 2πr की 2πr, r इज 2r/3, तो ये कितनी देर में होगा? दैट इज टाइम पीरियड ना, दिस इज अपॉन vm, vm इज 2r/3 ओमेगा। यही आएगा, कितना आएगा? यही तो आएगा ना। टाइम पीरियड 2π/ओमेगा डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम, वैसे एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं ना दोनों, तो टाइम पीरियड क्या होता है? 2π/ओमेगा, तो ये कैंसिल भी हो रहे हैं, तो वही आ रहा है 2π/ओमेगा, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो ये आ गया। सेकंड से निकालेंगे तो भी सेम आएगा। तो टाइम पीरियड निकाल लिया, वेलोसिटी, सब तीनों पार्ट्स हो गए। अब मैं क्या करता हूं कि सेम ये 2m है और ये m है, और इनकी बीच की दूरी है r, ऐसे दे रखा है ना, सेंटर ऑफ मास से ये है r/3 दूरी पे, और ये है 2r/3 दूरी पे। ठीक, ये सेंटर ऑफ मास। अब मैं क्या करता हूं, m को रिप्लेस कर दो म्यू से, और म्यू क्या होता है? m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, दैट इज इक्वल टू 2m² अपॉन 3m, तो 2m/3 आ गया। ठीक, तो म्यू, अब इसको मान लो अब हिंज, अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं, अब ये वाला मास इसके अबाउट घूम रहा है, तो सिंपल लगा लो, G m1 m2 अपॉन r² इज इक्वल टू म्यू, m हो गया, ये म्यू की जगह क्या आ गया? m की जगह क्या आ गया? म्यू v²/r, या इसको बोल दो ओमेगा² r। ठीक है,
अब यहां से म्यू की वैल्यू पुट कर दो 2m/3। म्यू की वैल्यू क्या है 2m/3। यहां से 2m कैंसिल हो गया, तो यहां से ओमेगा क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा इज इक्वल टू 3gm अपॉन r क्यूब, उसका अंडर रूट। तो सेम आ गया, देखो ओमेगा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ओमेगा सेम आ गया। अब ये किससे घूमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये ओमेगा ये हो गया। और अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है तो इसका भी बता सकते हैं, और ये सारी चीजें सेम ही आ जाएंगी। 2 और 2 इसका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा, ओमेगा सेम है तो सब कुछ सेम आ गया, तीनों रिजल्ट सेम है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जो हमारे रिजल्ट्स निकले थे, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी फिर पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये सारे रिजल्ट्स हमने निकाले थे। ये मान के कि न्यूक्लियस हिंज्ड है, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं घूम रहे, ये एजम्पशन थी कि m जो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अबाउट घूम रहा था। ये सारे रिजल्ट तब थे। अब इन सारे रिजल्ट्स को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं हम, ये मान के कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं। तो वो रिजल्ट कैसे कन्वर्ट करेंगे, जहां भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें आ रहा होगा उसको रिप्लेस कर दो म्यू से, और फिर उनकी वैल्यूज निकाल लो। ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो कि कैसे उसको इस ट्रिक को यूज करके हम बहुत इजीली सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी घूम रहा हो तो भी हम निकाल सकते हैं सारी चीजें, वेलोसिटी भी, Rn, काइनेटिक टोटल पोटेंशियल एनर्जी, सब चीजें। और इवन ये जो वेवलेंथ ऑफ लैम्डा होगा इस वाले केस में वो भी हम निकाल सकते हैं फोटोन का। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।